हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे बायोलॉजी विद शुभेंद्र कुमार। तो कल की क्लास आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि हमने कल कहा था, आज हम पढ़ेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में। तो जेनेटिक्स के जो फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है, यानी कि आनुवंशिकी के जो पिता या जनक जो कहे जाते हैं, वो सर ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, जिन्होंने इसकी नींव रखी थी, जिन्होंने पहले प्रयोग किया था। आप जानते होंगे सभी लोग कि उन्होंने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं और जानेंगे कि उन्होंने अपने प्रयोग को कैसे किया, और साथ ही साथ उनके बारे में पढ़ने के बाद हम उनका एक प्रयोग भी पढ़ेंगे जो एक लक्षण की वंशागति, यानी कि हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, या हम यूँ कह दें कि एक संकरण। यदि हिंदी माध्यम से हैं आप तो कहते हैं एक संकरण। तो कुल मिलाकर के आज हम सबसे पहले ग्रेगर जॉन मेंडल के बारे में पढ़ेंगे और कहेंगे कि जितना भी हो सके मेरी तरफ से तो उतने ज़्यादा अच्छी तरीके से एफर्ट अपने लगाइए, क्योंकि जो आने वाले एग्ज़ाम हैं तो वो अब ज़्यादा दूरी इनमें बची नहीं है। क्योंकि जिस हिसाब से आपका नोटिफिकेशन वगैरह आया है कि यूपी बोर्ड के जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे वो 15 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएंगे। हालांकि उस हिसाब से लगता है कि थोड़ा एग्ज़ाम पहले ही होंगे। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल से। तो आज उनके बारे में हम जानकारी लेंगे, पहले टॉपिक के बारे में, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल, अब इनके बारे में इनको बोलेंगे, कहेंगे कि इनका जन्म के बारे में जब बात करेंगे तो इनका जन्म जो हुआ था 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ जेनेटिक। ठीक है, तो इन्हें दूसरा पॉइंट है ये आपका, ये पहला पॉइंट था, ये आनुवंशिकी का जनक, क्या कहा जाता है, आनुवंशिकी का जनक। ठीक है, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, और फिर कहेंगे तीसरा पॉइंट प्रयोग। क्या बोलेंगे बेटा, प्रयोग। तो इन्होंने जो प्रयोग किया था वो मटर के पौधे पर, मटर के पौधे पर। अच्छा, मटर के पौधे पर, इसको कई जगह पर आप उद्यान मटर भी देखेंगे, उद्यान मटर। ठीक है, अब इस मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। और इंग्लिश में जब कभी भी आप लिखें तो पाइसम, ठीक है, और ये क्या हो गया, सेटाइवम। वैज्ञानिक नाम जब कभी भी लिखते हैं तो वैज्ञानिक नामों को लिखने के समय उनको अगर हैंड रिटन है तो उनको सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है, वरना आप स्पेलिंग चाहे जितनी करेक्ट लिखें आपका रॉन्ग ही कहलाएगा। ये नियम होता है। जब आप कंप्यूटर पे टाइप वगैरह करते हो, टाइप करने में इटैलिक्स में लिखा जाता है, हल्के से तिरछे होते हैं। और जब आप हैंड रिटन करते हैं, कॉपी में भी जब आप लिखें, तो इस बात का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखें। किसी का भी साइंटिफिक नेम लिखें तो ये बात जरूर याद रखें कि उसका पहला लेटर बड़ा रहेगा, बाकी सब स्मॉल लेटर रहेंगे। जीनस और स्पीसीज के बीच में स्पेस होगा और दोनों का सेपरेट अंडर लाइन होगा। हालांकि ये तो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए प्रयोग समय क्या रहा, प्रयोग समय, वो जो प्रयोग इन्होंने किया था, प्रयोग का समय जो रहा था, ठीक है, 7 वर्ष रहे थे कुल। 7 वर्षों तक इन्होंने प्रयोग किया, 7 वर्षों तक। और वो समय क्या था, 1856 से लेकर के 1863 तक ये इनका समय रहा था। तो कुल कितने, 7 वर्षों तक। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें कि इनकी मृत्यु। तो इनकी जो मृत्यु वो हो गई थी 1884 में। कब हो गई थी? 1884 में। ठीक है, तो ठीक है,
लिखेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल के पिता माली थे, जिसके कारण मेंडल की रुचि पेड़ पौधों में अधिक थी, पेड़ पौधों में अधिक थी। हालांकि ध्यान रखिएगा इस बात को कि जान करके शायद हैरानी हो आपको कि मेंडल जो थे वो मैथ्स के टीचर थे, उन्होंने मैथ्स से पढ़ी थी, उन्होंने बायोलॉजी में कुछ नहीं किया। तो कहेंगे कि बायोलॉजी में कुछ किया नहीं करने का मतलब है कि यहां पर जब आप प्रयोग पढ़ते हैं तो प्रयोग पढ़ने के टाइम आप ये सोचते हैं कि सर बायोलॉजी में, लेकिन वो मैथ्स से पढ़े हुए थे। लेकिन एक कारण उनका ये भी रहा कि उन्होंने ये जो प्रयोग किया, उनके जो कैलकुलेशन थे वो बहुत अच्छे थे, जिसके कारण उन्हें इसमें महारत हासिल हुई और उन्होंने इस प्रयोग को किया। लेकिन दुख की बात यह है कि मेंडल के रहते हुए उनके इस कार्य को सराहना नहीं दी गई। कहते हैं कि जब तक रहे वो तब तक उन्होंने बहुत प्रयास किया। एक पत्रिका भी थी जो ब्रून में प्रकाशित हुई थी, उसमें इनके बारे में, इनके प्रयोग के बारे में लिखा भी गया था, लेकिन उस समय ज़्यादा लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन आगे चल करके आप अभी पढ़ेंगे तो कार्ल कॉरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और शारमैक जैसे वैज्ञानिक जब आए तो उन्होंने मेंडल की इस कार्य को सराहना भी दी, और वो 1900 का करीब था। तो 16 वर्षों के बाद उन्हें इस बात के लिए एप्रिसिएशन मिला, सराहना मिली कि हाँ मेंडल जो कार्य करके गए थे वो उन्होंने पाया कि जो हम कार्य कर रहे हैं वो मेंडल पहले से ही करके जा चुके। उसके बाद उनको प्रायोरिटी मिली। तो जब तक वो रहे तब तक उन्हें कोई सराहना नहीं मिली, यानी कि 1884 उन्होंने ऐसा कार्य किया। धीरे धीरे जब लोग समझने के बाद आज हम समझते हैं कि आज उन्हें इतना ज़्यादा माना गया कि उन्हें कहा गया कि वो क्या है, फादर ऑफ जेनेटिक, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले उस बारे में बताया। तो ये इतनी बातें आप जरूर याद रखिएगा। तो ग्रेगर जॉन मेंडल के जो पिताजी थे वो क्या थे, वो माली थे, जिसके कारण उनकी पौधों में रुचि होती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आज के क्लास में कि आपका आएगा एक संकरण। ठीक है। एक संकरण बोलो या फिर बोलो एक लक्षण की वंशागति। अब देखिए, जब हम एक लक्षण की वंशागति के बारे में बात करेंगे तो यहां पर नया टॉपिक है, तो थोड़ा सा यहां पर कलर को चेंज कर देता हूं जिससे आपको, तो यहां पर ये आपका एक लक्षण की वंशागति या एक संकरण। अब देखिए यहां पर जब हम एक संकरण के बारे में बात करेंगे तो एक संकरण कहें या फिर एक लक्षण की वंशागति कहें, तो यहां पर लक्षण कौन सा होगा, कहेंगे उन्होंने इसमें, आप जानते हैं कौन सा पौधा लिया, उन्होंने किस पर किया, मटर के पौधे पर। उन्होंने किस पे किया था ये प्रयोग, मटर के पौधे पर। अच्छा, अब जब उन्होंने प्रयोग किया तो उन्होंने कहा कि भाई ध्यान से देखिएगा, तो कहने लगे कि एक होगा लंबा पौधा, एक होगा क्या, लंबा पौधा, जिसको उन्होंने बोला कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका संकरण कराया कौन से पौधे से, एक बौने पौधे से। इसका संकरण कराया किससे, बौने पौधे से, जिसको उन्होंने नाम दिया स्मॉल टी। अब उन्होंने इसके बीच में जब संकरण कराया, इनके बीच में जब क्या कराया, जब इसके बीच में कराया संकरण, क्रॉस कराने पर उन्हें जो प्राप्त हुआ, जो उन्हें रिजल्ट प्राप्त हुआ, उन्हें कुछ ऐसा इन्होंने, यानी कि
कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखिए, जब हम बात करेंगे कि पहले वाले को क्या नाम दिया जाए, इसको नाम दिया जाएगा जनकीय पीढ़ी। इसको क्या नाम दिया जाएगा? जनकीय पीढ़ी। ये बात याद रखिएगा, जितनी बातें मैं लिख रहा हूं वो सारी बातें आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, जिससे आपको आगे क्रॉस करने में या समझने में ज़्यादा परेशानी ना आए। फिर हम कहेंगे जो हमें ये वाला प्राप्त हुआ है, ये इसको बोलेंगे संकरित पौधा। इसको क्या बोलेंगे? संकरित, संकरित, संकरित पौधा। इसको क्या बोलेंगे? संकरित पौधा। ठीक है। अब देखिए, कई जगह पर इसको अशुद्ध बौना भी बोला गया, अशुद्ध लंबा भी बोला गया, बौना नहीं, अशुद्ध, अशुद्ध, अशुद्ध लंबा भी बोला गया है। कई जगह पर इसको अशुद्ध लंबा भी कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम कहेंगे इसको क्या नाम दिया जाएगा? इसको नाम दिया जाएगा F1 जनरेशन। क्या नाम दिया जाएगा? F1 जनरेशन, जनरेशन, F1 जनरेशन। ठीक है। अब देखिए, फिर इसके बाद हम कहेंगे उन्होंने क्या किया जब इसमें स्वपरागण कराया। इसमें क्या कराया बेटा? स्वपरागण। देखिए, जब स्वपरागण की क्रिया कराया उन्होंने, तो स्वपरागण में इसी को लेंगे नर की तरह, इसी को लेंगे मादा की तरह, इसी को किसकी तरह लेंगे? नर, और इसी को मादा। यानी ये भी यही होगा क्या? कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसी को लिया क्या? कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो उन्होंने पाया कि उन्होंने जब देखा, इसको करा के थोड़ा सा इसको मैं सेट कर देता हूं। एक मिनट बस, थोड़ा सा इसको ऊपर, थोड़ा छोटा, आपको दिखाई देगा, परेशानी नहीं होगी देखने में। तो ये वाला, हाँ ठीक है। अब इन्होंने जब लिया तो इनको मिले रिजल्ट कितने? इनको रिजल्ट आगे चल करके मिले, कुल रिजल्ट मिले 4। कितने रिजल्ट मिले बेटा? 4 रिजल्ट। कौन कौन से? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर ये 4। कौन कौन सा? कैपिटल टी और स्मॉल टी, सॉरी, इनको मिले कितने रिजल्ट? 4। पहला कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 4 रिजल्ट इन्हें प्राप्त हुए। अब इन 4 रिजल्ट में से कौन क्या रहेगा? तो ये जो प्राप्त हुई थी, इस जनरेशन का नाम था F2 जनरेशन। ये कौन सी जनरेशन थी? F2 जनरेशन। जी लिख दूं? F2G चलेगा? तो इसे क्या बोलेंगे? F2 जनरेशन। ठीक है, F1 और F2 जनरेशन में। फिर इसके बाद हम बोलेंगे क्या? कहेंगे, मेरा मानना ये रहेगा कि आप इस बॉक्स को साइड में बना लीजिएगा, और इस बॉक्स को बनाने के बाद इसमें कुछ बातें मैं लिख रहा हूं, तो वो आप बातें जरूर ऐड कर लीजिएगा नोट पॉइंट के फॉर्म में। ये नोट रहेगा, ठीक है, ये नोट के फॉर्म में रहेगा। नंबर 1, पहली बात कि अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी है तो ये होगा शुद्ध लंबा। क्या होगा बेटा? ये शुद्ध लंबा। अच्छा, इस टेबल को याद रखेंगे तो आपको पहचानने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आपको पहचानने में फिर आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो पहली बात ये क्या होगा आपका 1, और ये 2 आपका, यानी सेकंड नंबर पर ये कैपिटल टी और स्मॉल टी होगा। तो इसको आप संकरित, क्या बोलेंगे? संकरित, संकरित पौधा। क्या बोलेंगे बेटा? संकरित पौधा। अच्छा, संकरित पौधा बोलो या फिर अशुद्ध लंबा बोलो, आप बोल सकते हैं, लेकिन संकरित पौधा बोलना ज़्यादा उचित है। ठीक है। और फिर तीसरे नंबर पर स्मॉल टी और स्मॉल टी, इसको बोलेंगे शुद्ध बौना। शुद्ध बौना बोलो या फिर बौना बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, शुद्ध बौना पौधा है। ठीक है। तो ये, एक मिनट, इसको बोलेंगे शुद्ध बौना, शुद्ध बौना। ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होगा, आपको अगर नहीं समझ में आया तो इस टेबल को पुनेट स्क्वायर के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अब जो मैं टेबल बनाने जा रहा हूं वो पुनेट ने दी थी, पुनेट। अब इस टेबल को बोलते हैं पुनेट स्क्वायर। अब पुनेट स्क्वायर जब बनाएंगे तो पुनेट स्क्वायर को बनाने के समय याद रखिएगा इस बात को कि नर हमेशा इसमें ऊपर रहता है और मादा हमेशा नीचे। एक जनन का एक नियम भी याद रखिएगा, नर हमेशा ऊपर और मादा हमेशा नीचे। तो लेकिन यहां पर दोनों सिमिलर हैं, एक जैसे हैं। तो यहां पर अभी जैसे मान लीजिए कि नर के लिए कैपिटल टी स्मॉल टी होता
और मादा के लिए कैपिटल सी और स्मॉल सी होता। तो ऐसे करके जब होता ना तो दोनों अलग हो जाते हैं, नर और मादा अलग। मान लीजिए इसको मैं नर कह रहा हूं और इसको मैं मादा कह रहा हूं, तो ऐसी परिस्थिति में नर हमेशा क्या रहेगा, ऊपर, और मादा हमेशा नीचे। तो इस बात को याद रखिएगा, जहां पर ये भिन्न होंगे वहां पर ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी कि हाँ नर कहाँ रहेगा और मादा कहाँ रहेगा। तो ऐसी परिस्थिति में हम कहेंगे नर, देखिए नर मादा, तो हम दोनों को कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब ये रिजल्ट कहाँ से आ गया ये मैं समझा रहा हूं, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। और ये पुनेट स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब हमने क्रॉस किया, क्रॉस करके जो रिजल्ट आए वो हमने क्या क्या देखे, इसको इससे क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी और कैपिटल टी, इसको इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको इससे कराएंगे तो देखिए स्मॉल टी और कैपिटल टी आ रहा है। लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले कैपिटल आया और बाद में क्या है, स्मॉल। यानी आपने जब नर्सरी में पढ़ा होगा तो नर्सरी में पहले बड़ी ABCD पढ़ी होगी, यानी कैपिटल लेटर्स पढ़े होंगे, फिर स्मॉल लेटर के बारे में पढ़ा होगा। तो हम वैसे ही जब कभी भी हम क्रॉस कर रहे होंगे, जब कभी भी हम क्रॉस कर रहे होंगे तो उस समय में हमें ये याद रखना होगा कि अगर कैपिटल पहले आ रहा है तो लिखा ही जाएगा। लेकिन अगर कैपिटल स्मॉल पहले आ रहा है, मान लीजिए स्मॉल पहले आ रहा है और कैपिटल बाद में आ रहा है, तो हम उसको रीअरेंज कर लेंगे, पहले कैपिटल लिखेंगे उसके बाद स्मॉल ही लिखा जाएगा। देन उसके बाद स्मॉल और कैपिटल है तो हमने क्या कर लिया, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहां पर स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि इसमें जो आपको रिजल्ट मिला है वो आपको इधर से देखते हुए चले आए कि आपको चारों रिजल्ट कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो यहां पर इतनी बात हमने जानकारी ले ली है और इतनी बात हमने जान ली है। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे कि यहां पर समझेंगे, यहां पर एक चीज बताएंगे, जीनोटाइप तथा फिनोटाइप। यहां पर जीनोटाइप तथा फिनोटाइप, तो इसके बारे में हम अगली स्लाइड पर डिस्कस करेंगे और अभी आएंगे अपनी वाली स्लाइड पर जहां से हम लोग चले आ रहे हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 लिखेंगे क्या, फिनोटाइप। इसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। और उसके बाद हम दूसरा पढ़ेंगे जीनोटाइप। देखिए फिनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप को बोलते हैं दृश्य प्रारूप, इसको एक और नाम दिया जाता है दृश्य प्रारूप, ठीक है। अब हम कहेंगे इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसका मीनिंग क्या है, वो समझ लीजिए आप अच्छी तरह से, क्योंकि पूरा का पूरा हेडिंग ही बना देता हूं मैं, है ना। दृश्य प्रारूप तो कहेंगे जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है, जो बाहर से दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे, दृश्य प्रारूप। जो बाहर से हमें दिखाई दे, अब बाहर से हमें दिखाई दे रहा कि वो लंबा है या बौना है, पौधा छोटा है बड़ा है कैसा है, वो हमें बाहर से दिखाई दे रहा है। जैसे मैंने क्या ब्लैक टी शर्ट पहन रखी है, ठीक है, मार्कर कैसा है हाथ में, ब्लैक है, लेकिन इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है ये हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो जो बाहर से दिखाई दे रहा है उसे हम क्या कहेंगे बेटा, उसे हम कहेंगे फिनोटाइप, उसे हम क्या कहेंगे, फिनोटाइप। लेकिन अगर उसके अंदर की बात करें तो क्या कहेंगे, उसे जीनोटाइप, उसे क्या कहेंगे, जीनोटाइप। तो हम दूसरी बात ले लेते हैं, दूसरे पॉइंट को हम कहेंगे सेकंड पॉइंट, इसे बोलेंगे इसे बोलेंगे क्या, जीनोटाइप, यानी इसे इंग्लिश में बोलेंगे जीनोटाइप या फिर इसे जीन प्रारूप, ठीक है। अब देखिए जीन प्रारूप का अर्थ है कि हाँ जो जीन के अंदर उपस्थित होगा। अब देखिए आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि यहां पर अब जो पेड़ को देखेंगे तो आपको पेड़ ऐसा दिखाई देगा, पेड़ ऐसा तो दिखाई नहीं देगा कि कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये तो तब पता चलेगा जब हम उसके जीन के अंदर देखेंगे। तो हम कहेंगे जो जीन की व्यवस्था, जो जीन की व्यवस्था होती है उसे जीन प्रारूप कहते हैं। क्या कहेंगे, जीन प्रारूप या फिर क्या बोलेंगे बेटा, जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है।
तो ये बात आप शायद समझ गए होंगे कि जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। तो अब ये समझ लेते हैं कि अभी जो हमने रिजल्ट निकाले थे, कौन कौन से रिजल्ट हमने निकाले थे। हमने कहा था कौन कौन से पौधे प्राप्त होंगे, कैपिटल टी, कैपिटल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और स्मॉल टी और स्मॉल टी। ये 4 रिजल्ट प्राप्त हुए थे कि नहीं प्राप्त हुए थे? 1, और उसके बाद ये 2, फिर उसके बाद ये आपका 3, और फिर उसके बाद ये फाइनल 4। ये 4 जो प्राप्त हुए थे, 4 रिजल्ट में अब हम कहेंगे कि बाहर से क्या दिख रहा है, बाहर से क्या दिख रहा है, यानी हम जो निकालने जा रहे हैं इसका पहले नंबर पर हम निकालेंगे क्या, फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब बाहर से क्या दिख रहा है हमें। अच्छा, बाहर से ये पौधा कैसा दिखेगा, कैसा दिखेगा, ये लंबा दिख रहा है, ये कैसा, भाई एक लक्षण की वंशा गति में ये था प्रभाविता के नियम पर, तो अभी वो भी समझा दूंगा मैं। तो ये क्या है, ये भी लंबा होगा, ये भी लंबा होगा, पर ये क्या होगा, बौना होगा। तो हम कहेंगे फिनोटाइप इसका होगा 3:3 लंबे पौधे हैं और 1 कैसा पौधा, बौना पौधा है। फिर उसके बाद नंबर 2 पर बोलेंगे, नंबर 2 पर जीनोटाइप। अब जितना भी है जीनोटाइप में मतलब शुद्धिकरण कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, एक जैसे जीन को एक जगह पर रख देंगे। अब देखिए कैपिटल टी है, इसके जैसा और कोई नहीं है, तो हम बोलेंगे 1, और ये 2 है ना, तो इसका क्या हो गया 2, और ये क्या हो गया 1। मतलब जीनोटाइप और फिनोटाइप अनुपात क्या क्या आ रहा है, जीनोटाइप अनुपात आ रहा है 1:2:1, 1:2:1, और फिनोटाइप अनुपात आ रहा है 3:1। अब देखिए यहां पर हम कहेंगे कि मेंडल के पहले नियम को यहां पर वर्णित किया, तो कहेंगे मेंडल का पहला नियम, प्रथम नियम, मेंडल का प्रथम या पहला नियम, ठीक है, या फिर इसे बोला जाएगा प्रभाविता का नियम, ठीक है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट की लिस्ट में रखिएगा, इसको भी। तो यहां पर कहेंगे प्रभाविता का नियम। तो अब देखिए कहेंगे, इसके लिए अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा, इसको हम स्टार पॉइंट में बना के लिखे दे रहे हैं, ठीक है, डबल स्टार। तो कहेंगे प्रभाविता के नियम के अनुसार, प्रभाविता के नियम के अनुसार जो लक्षण प्रभावी होगा, कैसा होगा बेटा, प्रभावी होगा आने वाली संतति में, आने वाली संतति में उसी के लक्षण दिखाई देंगे, उसी के लक्षण दिखाई देते हैं। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। अब देखिए जो लक्षण प्रभावी होगा आने वाली संतति में उसी के लक्षण दिखाई देंगे। तो देखिए ये मेंडल का पहला नियम था। पहला नियम जो आधारित है वो किस पर आधारित है, ये आधारित लिखेंगे, आधारित किस पर, एक संकरण पर। किस पर बेटा, एक संकरण पर, ठीक है। याद रखिएगा एक संकरण वाला पार्ट में यहां पर क्या, एक संकरण, तो एक संकरण इसको इंग्लिश में मोनो हाइब्रिड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकरण, ठीक है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है। फिर इसके बाद आपका ये आ गया। चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो
कि ये है एक संकरण, ये है एक संकरण, ये एनसीईआरटी से लिया मैंने, ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए ये क्या है, मोनो हाइब्रिड, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या लिया गया, पहली बात समझिए, यहां पर जनकीय पीढ़ी ली गई। जनकीय पीढ़ी में क्या क्या लिया गया, एक कैसा पौधा लिया गया, लंबा, और दूसरा पौधा लिया गया बौना। अब देखिए लंबे और बौने पौधे को संकरित जब कराया गया तो वहां पर कैसा पौधा मिला, F1 पीढ़ी में। F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे थे, F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे क्या थे, सारे के सारे पौधे लंबे थे। F1 पीढ़ी में सारे के सारे पौधे कैसे थे, लंबे थे। फिर इनका जब आपस में क्या कराया गया, स्वपरागण। स्वपरागण कराने के बाद जो F2 पीढ़ी थी, स्वपरागण कराने के बाद जो कौन सी पीढ़ी थी, F2 पीढ़ी में। F2 पीढ़ी में कौन कौन से प्राप्त हुए, F2 पीढ़ी में पहला जो प्राप्त हुआ वो कौन कैसा था, F2 पीढ़ी में जो पहला प्राप्त हुआ वो कैसा था, वो लंबा, और वो कैसा था, लंबा। फिर उसके बाद दूसरा भी लंबा, तीसरा भी कैसा था, लंबा पौधा, और चौथा कैसा था, बौना पौधा। लेकिन जब हमने इसको जीनोटाइप और फिनोटाइप करके बताया आपको, तो आपको अभी समझ में आया होगा कि मैंने क्या उसके बारे में बताया है। फिर इसके बाद अगली स्लाइड पर मेंडल ने जो जो लक्षण चुने थे वो लक्षण कितने थे, तो कहेंगे इस हेडिंग का नाम लिख लीजिएगा, मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण। मेंडल द्वारा चुने गए लक्षण कुल कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर कितने लक्षण लिखेंगे हम बेटा, 7 लक्षण। इससे पहले पहली वाली स्लाइड पे मैं लिखवा चुका हूं, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा था, पहला कौन सा था, पहला था आपका बीज का आकार। कैसा था, बीज का आकार। पहला कौन सा, बीज का आकार। तो यहां पर पहला लिया गया बीज का आकार। दूसरा, अब बीज के आकार में क्या कहा उन्होंने कि बीज का आकार कैसा होगा, गोल या फिर झुर्रीदार, गोल या फिर झुर्रीदार। फिर बीज का रंग, बीज का रंग कैसा, पीला या फिर हरा। ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, आगे डाया हाइब्रिड क्रॉस में अभी काम आएगा। फिर फूल का रंग बैंगनी या फिर सफेद, ठीक है। अब यहां पर जब बात कर रहे हैं फली का आकार, तो फली के आकार में फूली हुई और सिकुड़ी हुई। देखिए प्रभावी विशेषक ये हैं और अप्रभावी विशेषक ये हैं, मतलब ये डोमिनेंट है और ये क्या है, रेसेसिव है, ठीक है। ये प्रभावी लक्षण है और ये क्या है, अप्रभावी लक्षण है, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर फली का रंग कैसा होगा, हरा या फिर पीला। फिर पुष्प की स्थिति क्या होगी, अक्षीय होगी या फिर क्या होगी, अंत्य होगी, ठीक है। फिर तने की क्या कहेंगे, तने की ऊंचाई। तो तने की ऊंचाई में क्या हमने पढ़ा अभी भी, एक लंबा और दूसरा क्या पढ़ा हमने, बौना। एक लंबा और दूसरा हमने क्या पढ़ा, बौना। तो बच्चों आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे और कल वाली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे आकर के, जैसे हमने अभी प्रभाविता का नियम पढ़ा, उसके बाद पृथक्करण, फिर उसके बाद स्वतंत्र अप्यूहन के नियम को पढ़ेंगे और फिर आगे धीरे धीरे जितना भी जो भी टॉपिक इस चैप्टर में है हम उनको डिस्कस करने का काम करेंगे। और जैसे आप नोट्स बना रहे हैं वैसे एज इट इज़ आप, जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ वैसे ही आपको नोट्स बनाना है। और इस बात की बिल्कुल भी टेंशन ना लीजिए, जितना मैं पढ़ा दूंगा उससे आप 110% आना ही है। मतलब एग्जाम में जब आप खुद ही, अभी 3 महीने के बाद जब आपका एग्जाम आएगा आप देखेंगे, और जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में बताएं कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आती, कोई भी चीज़ में परेशानी हो रही है या कलर्स में कोई भी चीज़ दिक्कत आ रही है, तो उसको बेटा आपको बिल्कुल अब प्रिपेयर करना पड़ेगा, खुद को मेंटालिटी सेट करनी पड़ेगी। ये वो टाइम है कि आपको नींद भी आएगी, सबसे ज़्यादा तो नींद सताएगी। सेटअप आपका है, सेट आपको करना है। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ करके बाहर निकलिए और वहां पर आप कैसे सेटअप करते हैं कि कैसे हम पढ़ें, कैसे क्या करें। हर एक बंदा ये जानता है कि उसके अंदर एबिलिटी क्या है और अपने आप को पहचानिए, दूसरों को मत पहचानने का प्रयास करिए। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि खुद के अंदर झांक पाते हैं। लोग दूसरों के अंदर गलतियां ढूंढते रहते हैं और अपने अंदर ये नहीं देख पाते कि हाँ मेरे अंदर क्या चीज़ है। तो अपने अंदर एक बार झांक करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर चीज़ें मिलेंगी। और मेरा ये मानना है कि अभी से अगर आप तैयारी करके बिल्कुल एकदम एक्यूरेट तरीके से बैठ जाएंगे ना, तो जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सारे के सारे अटेम्प्ट करेंगे और आपको एक बेहतरीन, आपको स्लाइड के साथ सारी चीजें मिलेंगी। और मैं पूरी की पूरी 110% कोशिश करूंगा कि आपके एग्जाम का कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो कि वो छूट जाए आपसे, और छूटेगा भी नहीं। ये मेरा वादा है कि आपसे वो क्वेश्चन जितने भी मैं पढ़ा दूंगा उससे बाहर का, आपके सिलेबस के बाहर का आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच क्लास।
आज के लिए